नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 25 नवंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज में हमें डोमेन एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का ये वाला अर्बन फाइनेंसिंग से संबंधित। और बाकी तो देखो इलेक्शन से संबंधित न्यूज़ ज़्यादा हैं आज के द हिंदू में। महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस के नतीजे आए उससे संबंधित न्यूज़ हैं। तीसरा आर्टिकल फिर हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन से संबंधित, वो भी अच्छा टॉपिक है, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। केस स्टडी है, मतलब एथिक्स में थॉट प्रोसेस आपके डेवलप करने के लिए है क्वेश्चन। मान लीजिए देखो अभी ना सरकार के पास में ऐसी मशीन आ गई, मतलब साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन डेवलप कर ली जिसकी सहायता से ना 100% एक्यूरेसी के साथ में जो फ्यूचर क्राइम्स हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मतलब कि साइंटिस्ट के पास में ऐसी मशीन है, अब उन्होंने डेवलप कर ली है, उन्हें पता है कब कौन सा क्राइम होगा और कौन उस क्राइम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल महेश चोरी करेगा, अरे महेश नहीं यार, कल आपको इन्फॉर्मेशन दूं, महेश की शादी हो गई तो अब महेश का नाम हम नहीं यूज़ करेंगे, अदरवाइज जो भाभी जी हैं वो बोलेंगे भाई मेरे पति का नाम क्यों खराब कर रहे हो, इसलिए महेश का नाम अब आगे से कैंसल। और कोई नाम लेते हैं, प्रिया मान लो, प्रिया कौन सा क्राइम करेगी, कब करेगी, और क्राइम से संबंधित सारी डिटेल्स पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। ऐसी मशीन सरकार ने डेवलप कर ली है, सरकार के पास में है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब सरकार को पता है कौन क्राइम करने वाला है, कब क्राइम करने वाला है, तो सरकार क्या पहले से ही जेल में डाल दे उन पर्सन्स को? तो क्या ये एथिकल है या फिर अनएथिकल है? प्रिया को जेल में डालना उस क्राइम के लिए प्रिया ने अभी किया ही नहीं है, लेकिन सरकार के पास मशीन है जो प्रेडिक्ट कर रही है 100% एक्यूरेसी के साथ में कि प्रिया ये क्राइम करेगी। लेकिन क्राइम करने से पहले ही प्रिया को जेल में डालना, क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? दूसरा डायलेमा यहां पे है, जब देखो एक मशीन 100% एक्यूरेसी के साथ में ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि प्रिया वो क्राइम करेगी, तो फिर आखिरकार फ्री विल है कहां? तो मतलब फिर तो प्रिया की मर्जी चल ही नहीं रही है, क्योंकि मशीन ने ही प्रेडिक्ट कर दिया कि प्रिया क्राइम करेगी। तो इसका मतलब तो बाकी फैक्टर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं और प्रिया को मजबूर कर रहे हैं क्राइम करने के लिए। तो प्रिया अपनी मर्जी से क्राइम कर ही नहीं रही, क्योंकि आसपास उसके दोस्त ऐसे बनेंगे, हो सकता है उसकी संगति खराब हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसकी वजह से उसे क्राइम करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें प्रिया की फ्री विल तो नहीं है ना, क्योंकि मशीन प्रेडिक्ट कर पा रही है। मशीन तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रेडिक्ट करती है ना, तो इसका मतलब प्रिया की फ्री विल नहीं है। तो प्रिया को पनिश करना कहां तक सही है? समझ गए? तो ये एथिकल डायलेमा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या ऐसे लोगों को, फॉर एग्जांपल इस केस में प्रिया को पनिश करना, उसने क्राइम किया उससे पहले ही उसे पनिश करना, क्या ये जायज है या फिर नाजायज है? कुछ अल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर सकते हो। अल्टरनेटिव जैसे मशीन ने प्रेडिक्ट किया है कि ये लोग क्राइम करेंगे, तो उनकी पहले काउंसलिंग वगैरह की जा सकती है अलग से, मतलब उनको क्राइम करने से रोकने से सरकार प्रयास कर सकती है अलग से, जैसे उनकी काउंसलिंग करवा दी या फिर कुछ और करवा दिया। लेकिन क्या ये भविष्य से छेड़छाड़ नहीं है? फिर फ्यूचर से फिर तो ये छेड़छाड़ की जा रही है ना। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है इस इशू में? ये जो एथिकल डायलेमा है ना, अक्सर एथिक्स के पेपर में पूछा जाता है और वर्ल्ड का फेमस एथिकल डायलेमा है ये। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिविल सर्विसेज में डोमेन एक्सपर्ट्स की आवश्यकता से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो अगस्त 2024 में ना यूपीएससी ने लेटरल एंट्री स्कीम्स के थ्रू स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करने के लिए कहाँ पे फिल करना था उन स्पेशलिस्ट को जिनको यूपीएससी प्राइवेट सेक्टर से रिक्रूट करना चाहती थी हायर लेवल पे। जैसे देखो जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, इन सब इंपॉर्टेंट पोस्ट पर लेटरल एंट्री के थ्रू स्पेशलिस्ट को हायर करना चाहती थी यूपीएससी, और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। लेकिन देखो उसके बाद अपोजिशन ने काफ़ी विरोध किया और अपोजिशन ने बोला
इस प्रकार से यूपीएससी प्राइवेट सेक्टर से स्पेशलिस्ट लेके आ रही है इन बड़े पदों पर, तो इससे रिजर्वेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स आएंगे इनमें काफ़ी कम ओबीसी, एससी या फिर एसटी होंगे। और वो इसलिए देखो, जो एससी या एसटी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में इन बड़े पदों तक कम पहुंच पाते हैं। तो ओपोजिशन ने बोला इससे तो देखो रिजर्वेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और सरकार भी डर गई। इलेक्शन के सीजन में सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, तो सरकार ने यूपीएससी को बोला कि भैया जल्दी जल्दी इसे वापस लो, बेइज्जती मत करवाओ हमारी, वोट कम मिलेंगे। और देखो एक हैरानी वाली बात यह है, 2018 में 63 स्पेशलिस्ट सरकार ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूट किए थे। उस समय कोई हल्ला नहीं हुआ था, और आज भी 57 जो लेटरल एंट्री के स्पेशलिस्ट हैं वो सरकार में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस साल 2024 में सरकार ने सेम चीज दोबारा से करने की कोशिश की तो दिक्कत आ गई। लेकिन देखो एक बात यह सच है कि अभी भी ना हायर लेवल पे एससी और एसटी ऑफिसर्स काफी कम हैं। जैसे टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन की बात करें ना, सिर्फ 4% एससी ऑफिसर हैं, और एसटी ऑफिसर्स की बात करें तो हायर लेवल पे सिर्फ 4.9% एसटी ऑफिसर हैं। ऐसा देखो इसलिए एक रीजन तो ये है क्योंकि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ना एग्जाम देने की जो डेट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जनरल के लिए 32 है, एससी और एसटी के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कई बार एससी और एसटी कैंडिडेट्स का ना लेट सिलेक्शन होता है। तो लेट सिलेक्शन होता है, लेट वो सिविल सर्विसेज में पहुंचते हैं, तो इसलिए हायर लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही रिटायर हो जाते हैं। एक रीजन ये भी है। और समय समय पे देखो अलग अलग कमीशंस ने ना एक चीज जरूर बोली है कि लेटरल एंट्री से हमें स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। जैसे सेकंड एआरसी कमीशन आया था, इन्होंने रिकमेंड किया था कि हायर लेवल पे स्पेशलिस्ट को फिल करने के लिए, मतलब हायर लेवल पे स्पेशलिस्ट काम करें, डोमेन एक्सपर्ट काम करें, इसके लिए लेटरल एंट्री होनी चाहिए। अभी तक देखो जितना हमने डिस्कस किया ना, 2 कंक्लूजन तो निकलते हैं। पहला कंक्लूजन कि अगर लेटरल एंट्री से स्पेशलिस्ट हायर किए जाएंगे ना तो रिजर्वेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दूसरा, जिस हिसाब से अभी गवर्नेंस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना मतलब नुआंसेस में घुसने की आवश्यकता होती है। अब सिविल सर्वेंट्स होते हैं जर्नलिस्ट, उनको ऊपर ऊपर से नॉलेज होती है, गहराई से चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। अब देखो आज के समय में ना साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, एग्रीकल्चर में नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो एक सिविल सर्वेंट जिसकी बार बार ट्रांसफर कर दी जाती है, कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कभी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उस सिविल सर्वेंट को ना गहराई से डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पता होता। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर काम करे, मतलब जिसको आईटी की पूरी नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उसको पता है, अगर वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बड़े लेवल पे काम करेगा ना तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, गवर्नेंस ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं कि आज के समय में हमें डोमेन एक्सपर्ट्स की जरूरत है, स्पेशलिस्ट की जरूरत है जो हायर लेवल पे गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में काम कर सकें। लेकिन लेटरल एंट्री के थ्रू चीज़ें हो जाएंगी कॉम्प्रोमाइज। अगर लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन भी लागू कर दिया जाए तो भी देखो राइटर बोलते हैं ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होगा, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो आज के समय में ना जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स को ना ट्रेनिंग दी जाती है मिड करियर में, कभी कभी सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग आती रहती है। लेकिन राइटर बोलते हैं ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये सिर्फ आप कह सकते हो थोड़ी बहुत कमी होती है ना सिविल सर्वेंट की स्किल में, उसे दूर करने की कोशिश होती है। हाँ, इससे फायदा होता है, महीने 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, इससे फायदा होता है सिविल सर्वेंट्स को। लेकिन जो चीज चाहिए ना कि सिविल सर्वेंट्स को डोमेन एक्सपर्ट बनाना, स्पेशलिस्ट बनाना, वो चीज नहीं मिल पाती इन मिड करियर ट्रेनिंग से। तो अब समय आ गया है सिविल सर्वेंट्स की ना कैपेबिलिटी डेवलप की जाए। मतलब उनकी ना जब तक वो रिटायर होते हैं इसी बीच उनको बोला जाए कि आप अब अपना डोमेन चूज कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, हम आपको उस डोमेन में एक्सपर्ट बनाएंगे, स्पेशलिस्ट बनाएंगे। और इसके लिए ना एकेडमिया को इन्वॉल्व करो। एकेडमिया जैसे आईआईटीज हैं,
IIM है, इनको इन्वॉल्व करो। इवन जो इंडस्ट्री पार्टनर्स है ना, उनको इन्वॉल्व करो। जैसे आज के समय में आपको मैं बताऊं, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ना बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो अगर इनके थ्रू हम IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, तो वो IAS ऑफिसर जो साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, डोमेन एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता है, वो कितना बढ़िया नॉलेज हासिल करेगा, डोमेन एक्सपर्ट बन जाएगा। क्योंकि एक तरफ वो IIT से, IIM से ट्रेनिंग हासिल कर रहा होगा, दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो अव्वल दर्जे की फर्म्स है ना, स्टार्टअप्स हैं, उनसे भी वो सीख रहा होगा IAS ऑफिसर या फिर IPS ऑफिसर जो भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अब आप लेटरल एंट्री के अलावा आपको ना अल्टरनेटिव भी डेवलप करना होगा। क्योंकि लेटरल एंट्री पे तो सवाल उठ गए, अपोजिशन मानेगा नहीं लेटरल एंट्री से रिक्रूटमेंट के लिए। तो अल्टरनेटिव ये है, आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालिए। लेटरल एंट्री वैसे भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है, आप हमारे देश में ना सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दिलवाइए अच्छे से और उनको डोमेन एक्सपर्ट बनाइए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए। इस मॉडल को ना राइटर एक नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज में ना मेनली 4 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले है, मैं आपको यहां पे बताता जाता हूं, सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या आएगा? जैसे देखो, आप असेसमेंट करो क्या आपको चाहिए। जैसे हर एक मिनिस्ट्री के ना अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए मेडिकल एक्सपर्ट, IT मिनिस्ट्री को चाहिए टेक एक्सपर्ट। तो हर एक मिनिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आप एनालाइज करो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। उसके बाद आप रिसोर्सेज की मैपिंग करो। रिसोर्सेज की मैपिंग मतलब जो अवेलेबल टैलेंट पूल है ना, मतलब क्या अभी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड में डिग्री हासिल की है, तो उनकी मैपिंग करो आप। इससे आपको पता लग जाएगा कितने ऑफिसर्स को किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग दिलवानी है, मतलब कि डोमेन एक्सपर्ट बनवाना है कितने ऑफिसर को किस फील्ड में। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंस्टीट्यूशंस जैसे मैंने आपको बोला, IIM है, IIT है, एम्स है। तो ना इनके साथ में आप MOU साइन करो कि हमें ना हमारे ऑफिसर्स को डोमेन एक्सपर्ट बनवाना है, स्पेशलिस्ट बनवाना है। 1 साल के कोर्स या फिर 2 साल के कोर्स या फिर 3 साल के कोर्स, ऐसे स्पेशल कोर्स इन बड़े संस्थानों के द्वारा ऑफिसर्स के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। और यह किया जा सकता है कि इन्हीं कोर्सेज में जो इंडस्ट्रीज है ना, वहां से विजिटिंग फैकल्टी आएंगे और ऑफिसर्स को गाइड करेंगे कि करंटली इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस चीज की स्किल की आवश्यकता है, क्या स्टेटस है इंडस्ट्री का। डिटेल से जो इंडस्ट्री पार्टनर्स है ना, वो एज ए विजिटिंग फैकल्टी बन के संस्थानों में आएंगे और ऑफिसर्स को गाइड करेंगे। अब तीसरे नंबर पे है रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस। रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस में इसका मतलब देखो ये है, राइट पर्सन ना राइट जॉब में होना चाहिए। शुरुआत में आप स्क्रीनिंग करो। मतलब देखो, बोलने को तो कोई भी बोल सकता है ना, कि किसी भी IAS ऑफिसर को कोई यूं बोल सकता है कि मुझे तो साइबर सिक्योरिटी में बनना है। अब टेंडेंसी ये होती है ऑफिसर्स की, जिस फील्ड में ज़्यादा पैसा बने ना, वो तो उसी का नाम दे देंगे। अगर सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि आपको ट्रेनिंग हासिल करनी है 3 साल की डोमेन एक्सपर्ट बनने के लिए, तो ज़्यादातर ऑफिसर्स ना ये सोचेंगे ज़्यादा पैसा किस में बनेगा, तो उसी डोमेन का नाम वो दे देंगे। तो राइटर बोलते हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, ये देखने के लिए उस फील्ड में पर्टिकुलर IAS ऑफिसर का एप्टीट्यूड है या नहीं है, ग्रेजुएशन किससे करी है, डोमेन नॉलेज फिलहाल कितना है। उसके बाद डिसाइड किया जाए कि उस IAS ऑफिसर को ट्रेनिंग कहां दिलवानी है, कहां नहीं दिलवानी है, या फिर नहीं दिलवानी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट देना है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में है स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग विद फिक्स्ड टेन्योर्स। इसका मतलब देखो ये है, एक बार कोई ऑफिसर डोमेन एक्सपर्ट बन गया ना, डोमेन एक्सपर्ट बन गया तो फिर उसको ना उसी फील्ड में रखा जाए। अब ऐसा नहीं कि किसी ने 3 साल का कोर्स करके ट्रेनिंग हासिल कर ली साइबर सिक्योरिटी में, लेकिन बाद में उस ऑफिसर को साइबर सिक्योरिटी में रखा ही नहीं जा रहा है, उसको ट्रांसफर कर दी जा रही है एग्रीकल्चर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार स्पेशलिस्ट बनने के बाद में फिर एक फिक्स्ड कार्यकाल होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में, ताकि वो ऑफिसर अच्छे से काम तो कर सके कम से कम। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो ये जो मॉडल अगर डेवलप होता है ना, तो बहुत बढ़िया होगा। इस मॉडल से ना डेडवुड की भी पहचान हो जाएगी, कौन ऑफिसर
टाइम पास के लिए जॉब कर रहा है और उसका काम मतलब इंटेंशन ही नहीं है अच्छा काम करने की उस ऑफिसर में, बस सर्विस में एंट्री करने के बाद में वो बस बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे ऑफिसर्स की पहचान हो जाएगी। और एक ना रिजुवनेशन होगा ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स का कई बार क्या होता है, कुछ साल ना जॉब करने के बाद बोर होने लगते हैं, लेकिन जब वो डोमेन एक्सपर्ट बनने के लिए फिर से आएंगे ना संस्थानों में, तो रिजुवनेशन होगा उन ऑफिसर्स का, एक नया ड्राइव पैदा होगा उनके अंदर काम करने का। तो बहुत बढ़िया है ये मॉडल अगर सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर डोमेन एक्सपर्टीज। चलते हैं आगे। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अर्बन फाइनेंसिंग से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। देखो हमारे देश में ना अर्बन पॉपुलेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले 3 दशकों में ना हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन 400 मिलियन के बजाय 800 मिलियन हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अब देखो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रही है, तो एक तरफ हमारे पास मौका है अर्बन लैंडस्केप को चेंज करने का, मतलब सिटीज को अच्छे से डेवलप करने का। बट देखो दिक्कत ये है, सिटीज तो तब डेवलप होंगी ना जब सिटीज के पास में पैसे होंगे डेवलप होने के लिए, यानी अर्बन एरियाज में इन्वेस्टमेंट आएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक ना हमारी सिटीज को डेवलप होने के लिए ना 70 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट अभी सरकार का एस्टिमेट ये बोलता है, 2018 के फिगर्स हैं, अभी हर साल अर्बन एरियाज में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना सिर्फ 1,30,000 करोड़ होती है, 1.3 लाख करोड़ होती है एनुअली। यानी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर साल 4,60,000 करोड़ की एनुअल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अर्बन एरियाज में, और हो रही है सिर्फ 1.3 लाख करोड़ की। देखो विभिन्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि म्युनिसिपल बॉडीज जो है ना वो अपना पैसा खुद कमाएं, बट हमारे देश में ना जो म्युनिसिपल फाइनेंस है ना वो बढ़ ही नहीं रहा है, वो स्टैग्नेंट हो गया पिछले कई दशकों से। 2002 के बाद से देखो म्युनिसिपल फाइनेंस जो है ना वो सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी तक रह गया है। यानी म्युनिसिपल बॉडीज ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रही हैं। हमारे देश में ना आज के समय में जो म्युनिसिपल बॉडीज है ना वो अर्बन इन्वेस्टमेंट में 45% कंट्रीब्यूट करती हैं, और बाकी जो 55% है वो दूसरी जो अर्बन बॉडीज नहीं होती, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ऐसी ऐसी बॉडीज के द्वारा बाकी की इन्वेस्टमेंट क्रिएट की जाती है। तो राइटर ये बोलते हैं जहां देखो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अर्बन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, मतलब म्युनिसिपल बॉडीज को ग्रांट वगैरह इंक्रीज हुई है, 37% से 44% हो गई है, लेकिन बावजूद इसके म्युनिसिपल बॉडीज की जो हेल्थ है ना अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप ये नीचे वाला डेटा देखिए। देखो 2010 से लेकर 2018 के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू है ना म्युनिसिपल बॉडीज का, जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाता है, वो 8% से बढ़ा है, और जो ग्रांट मिलती है म्युनिसिपल बॉडीज को वो 8 सालों में 14% तक बढ़ गई है। लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है बाय 10.5%। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा पार्किंग फीस इकट्ठा की जाती है, ये सारी फीस जो होती है लाइसेंस वगैरह या फिर पार्किंग फीस, उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो रेवेन्यू बढ़ा है 2010 से लेकर 2018 के बीच में बाय 10.5%। लेकिन देखो एक चीज यहां पे राइटर ये बोलते हैं, 2017-18 का डेटा है, थोड़ा पुराना डेटा है आर्टिकल में, कि एग्जाम्पल है बेंगलुरु और जयपुर अर्बन लोकल बॉडीज का। इनका देखो जितना टैक्स रेवेन्यू का पोटेंशियल है ना, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 100 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा किया इन्होंने सिर्फ 5 से 20 करोड़ के बीच में। मतलब जितना पोटेंशियल है ना टैक्स रेवेन्यू का, उसका सिर्फ 5 से 20% का ही टैक्स रेवेन्यू अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा आमतौर पर इकट्ठा किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन 2017-18 का डेटा सिर्फ 25,000 करोड़, जो कि देश की जीडीपी का सिर्फ 0.15% है। जबकि डेवलप कंट्रीज में आप देखोगे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देश की जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, कहीं कहीं तो 2%। हमारे देश में यहाँ पे सिर्फ 0.15%। और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट किए अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए,
तो 100 रुपए इन्वेस्ट किए सर्विस के लिए, उसमें से रिकवरी होती है सिर्फ 20 से 50 रुपए की। जैसे कई बार हम पैसेंजर ट्रेन में ये फैक्ट डिस्कस करते हैं ना, पैसेंजर गाड़ियां जो हैं वो लॉस में चलती हैं। अगर 100 रुपए रेलवे लगाती है पैसेंजर गाड़ियां चलाने के लिए, तो वापस आते हैं सिर्फ 20 रुपए। तो उसी प्रकार से अर्बन लोकल बॉडी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन पैसों की रिकवरी बहुत कम होती है। और उससे भी ज्यादा देखो एक बड़ा इशू है लो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। मतलब इवन फंड भी अर्बन लोकल बॉडीज को प्रोवाइड किया जाता है ना, इवन वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाती। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है 23% जो म्युनिसिपल रेवेन्यू है ना वो अनस्पेंट रहा, मतलब उसे स्पेंड ही नहीं किया जा सका। इवन देखो जो हैदराबाद और चेन्नई जैसी म्युनिसिपल बॉडीज है ना, उन्होंने भी 2018-19 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 50% स्पेंड किया और 50% तो अनस्पेंट रह गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, जैसे अमृत स्कीम है या फिर स्मार्ट सिटी मिशन है, इनमें भी जो एक्सपेंडिचर है ना, जो अमाउंट स्पेंड हुआ वो डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाया, यानी कम ही अमाउंट स्पेंड हुआ जितना अवेलेबल था। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। देखो दुख की बात यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी ना अब इन्वेस्टमेंट कम आने लगी है। 2012 में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो थी वो पीक पे थी 8,353, लेकिन 2018 आते आते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो इन्वेस्टमेंट है ना 467 करोड़ रह गई। ऐसा किस लिए? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि ना शुरुआत में तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकार सपोर्ट करेगी, हमारा पैसा बनेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर को यह समझ में आ गया, पहली तो बात पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सरकार के साथ मिल के पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो उसके रिटर्न लंबे समय बाद आएंगे। दूसरा ये समझ में आ गया प्राइवेट सेक्टर को कि यार इतने एवेन्यू है ही नहीं सरकार के साथ मिलके हम पैसा कमा सकें इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करके, कम है। जैसे टोल वगैरह हाईवे बना दिया, टोल वगैरह से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन शहर के अंदर कोई प्रोजेक्ट सरकार के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करें और उससे पैसा कमाएं, ऐसे एवेन्यूज कम हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है ना धीरे धीरे कम हो गया। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन्वेस्टमेंट काफी कम मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद राइटर देखो ये बोलते हैं आप ना लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आओ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब जैसे अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑटोनोमस नहीं है अर्बन लोकल बॉडीज को फंडिंग देने में, उनके लिए प्रोविजन करने में। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत करो। इसके अलावा जो म्युनिसिपल बॉडीज है ना उनको आप पावर दो, ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करो, ज़्यादा उनको फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड करो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रोवाइड करो, ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल सके पैसा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अभी ना अर्बन लोकल बॉडीज इतने एम्पावर्ड नहीं है, वो कुछ खास इनोवेशन कर नहीं सकते कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए। तो इस वजह से उनके पास में पैसा इकट्ठा होता ही नहीं है। अगर उनके पास में ज़्यादा पावर आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से पैसा इकट्ठा कर पाएंगी, ज़्यादा अच्छे से वो उधार ले पाएंगी, ज़्यादा ऑटोनॉमी की सहायता से वो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू कर पाएंगी। अभी हमारे देश में कितनी कम म्युनिसिपल बॉडीज हैं जो अपने बॉन्ड इशू करती है, बहुत ही कम। इसलिए पावर दो अर्बन लोकल बॉडीज को, वो ज़्यादा अच्छे से पैसा इकट्ठा कर सकें और ज़्यादा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद ना 4 सजेशंस राइटर और देते हैं लास्ट में। आप ना प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन क्रिएट करो। जैसे देखो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी एंड 12th प्लान वर्किंग ग्रुप ने एक ना फ्रेमवर्क डेवलप किया था कि 70 लाख करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए अगले 20 सालों में तो क्या करना होगा। यह बोला था इन बॉडीज ने, एक्सपर्ट कमेटी ने, कि 70 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना उसमें से 15% इन्वेस्टमेंट तो देखो पीपीपी से आ सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। तो इसके लिए देखो हमें ना एनुअली 250 से लेके 300 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट चाहिए, यानी कम से कम ना 600 से लेके 800 तक की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स की जो पाइपलाइन जो है ना वो होनी चाहिए शहरों में। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स जो है ना प्राइवेट सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आए, वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करें और प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करें। तो जो भी रूट काजेज है ना, उनको एड्रेस करो कि प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आ रही हैं, वो क्यों पब्लिक सेक्टर से के साथ में काम करने की इच्छुक नहीं है। नेक्स्ट है डीकपल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस। होता क्या है, देखो अभी ना जैसे दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो ने ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में ना इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी कि हाँ हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार ही नहीं थी कि कैसे प्रोजेक्ट डेवलप होगा, इन्वेस्टमेंट पहले ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं थी, रिपोर्ट तैयार होने में टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, पहले 6 साल लगने थे, अब लग गए 12 साल। तो जितनी पैसे दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतने तो काफी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में पहले प्रपोजल सौंप दिया गया था। अब टाइम लगेगा 6 साल के बजाय 12 साल, पैसा ज्यादा लगेगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी नहीं, वो बोलेगी यार हमने तो दे दिया आपको 1000 करोड़, अब और नहीं हम देंगे। तो होता क्या है, इसकी वजह से ना प्रोजेक्ट फिर बीच में रुक जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, आप ना पहले पूरी तरह से प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करो, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगो। समझ गए, जितना पैसा आपको चाहिए, जो रिहैबिलिटेशन होगा, जितने लोग अपना घर बार छोड़ के जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करने के बाद में आप फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपो और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगो। जल्दबाजी में मत मांगो, इससे नुकसान हो जाता है। तीसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो इंप्रूव्ड ऑपरेशंस के लिए। जैसे देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, कभी कहीं कहीं आप देखते भी हो आजकल होने लगी हैं दिल्ली मेट्रो में चीज़ें, जैसे QR कोड से पेमेंट करो, तुरंत के तुरंत आपको एक्सेस मिल जाता है अंदर जाने के लिए। बहुत सारी सिटीज़ ने ना बहुत बढ़िया काम किया है, सीमलेस कनेक्टिविटी हो गई है। मतलब एक ही कार्ड बस में यूज़ होगा, मेट्रो में यूज़ होगा, अलग अलग जगह यूज़ होगा और ऑनलाइन पेमेंट होगी। आपको कोई टोकन या फिजिकल टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हो गई है। तो देखो ये चीज़ ना हर जगह होनी चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है शहरों में करो। कई कई जगह एप्लीकेशंस आई हैं, जैसे पुणे कनेक्ट एक एप्लीकेशन है, पुणे के लोग बताएंगे। सारी जो सर्विसेज हैं वो एक ही जगह पे मिल जाती हैं। मतलब ऐसी एप्लीकेशन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, अलग अलग जगह पे आ रही है। मतलब समझ के पॉइंट। नेक्स्ट है, ये पॉइंट अच्छा है, कैप्चर लैंड वैल्यू। अब देखो जैसे दिल्ली मेट्रो है, जहां जहां पे दिल्ली मेट्रो के स्टेशंस बने हैं ना, वहां पे आपको पता है लैंड की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो ना कुछ जगह पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखने को मिले हैं। जैसे नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, मॉल वगैरह बन गया। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, हैदराबाद में जो स्टेशंस हैं वहां पे ऑफिसेज बन गए, जहां पे लोग आके काम करते हैं। तो मेट्रो के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है ना, कि इनके पास में लैंड था या फिर ऊपर जगह खाली थी, इन्होंने ऑफिस बना दिया, अब वो ऑफिस रेंट पे दे सकते हैं, इससे इनको रेवेन्यू होगा। कहने का मतलब देखो ये है, सिटीज में ना, सिटीज के पास में बहुत लैंड अवेलेबल होता है, उसको अच्छे से यूज किया जाए पैसा कमाने के लिए। तो लास्ट में देखो कंक्लूजन में यही कहा जाता है, हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, अर्बन एरियाज का फ्यूचर कैसा होगा भविष्य में, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि ये सारे जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हमारी सिटीज फेस कर रही हैं वो हमने डिस्कस किए, क्या इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो अर्बन सिटीज, अर्बन लैंडस्केप फ्यूचर में बढ़िया होगा। अदरवाइज देखो हमारी सिटीज अच्छे से डेवलप नहीं होगी, हैपजार्ड वे में कोई प्लानिंग नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सिटीज हो जाएंगी, जनता ज़्यादा और फैसिलिटीज बहुत कम, फिर ऐसी सिटीज हमारे देश में बनेंगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में FDC प्रॉब्लम से संबंधित है। FDC मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। आप GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, FDC का मतलब क्या है, मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। अक्सर देखो जब किसी को बुखार होता है ना, तो डॉक्टर्स ना 2 टेबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एक पैरासीटामोल और दूसरा बहुत बार विटामिन C की टेबलेट्स भी प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं इम्यूनिटी वगैरह को स्ट्रोंग करने के लिए। पैरासीटामोल की टेबलेट अलग से और विटामिन C की टेबलेट अलग से। लेकिन कोई चालाक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ, उसका दिमाग चला कि डॉक्टर्स 2 अलग अलग टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं,
इससे अच्छा दोनों को कंबाइन करके हम एक सिंगल टेबलेट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको एक अलग नाम से बेचते हैं, उसका नाम होगा पैरावीटा। ये सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पैरावीटा। अब वो सिंगल टेबलेट होगी ना पैरावीटा, वो एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है दो टेबलेट्स का, पैरासीटामोल का और विटामिन सी की टेबलेट का। अब पेशेंट्स को दो अलग अलग टेबलेट्स लेने के बजाय सिर्फ एक टेबलेट लेनी पड़ेगी पैरावीटा, जिसमें दोनों टेबलेट्स इन्वॉल्व होंगी। ये ड्रग मैन्युफैक्चर करने लगी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो डॉक्टर्स अब सिर्फ एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करने लगे, पैरावीटा। ये है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। पैरावीटा क्या है? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी। एफडीसी का फायदा तो देखो आपने सीधा सीधा देखा कि कस्टमर्स अच्छे से कंप्लाई कर लेते हैं, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करता है। मल्टीपल टेबलेट्स लेने के बजाय सिंगल टेबलेट ले लेते हैं, जो कि लेना आसान भी है। लेकिन देखो एफडीसी के मार्केट में आने से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब रेगुलेटरी बॉडीज का अप्रूवल मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो जब आप दो ड्रग्स को कंबाइन करते हो ना और एफडीसी बनाते हो, तो कई सारे नेगेटिव रिपरकशंस भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि पैरासीटामोल या फिर विटामिन सी की जो टेबलेट है, दोनों में से एक की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए एक्ट करने की। यह भी हो सकता है कि दोनों ड्रग्स को जब कंबाइन किया जाए तो हार्मफुल इफेक्ट सामने आने लगे। इसलिए रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री को ना एफडीसी को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है। उसके रीजंस भी हैं। जैसे देखो कई बार ना प्राइस कंट्रोल होता है कुछ टेबलेट्स पे। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की टेबलेट पे ना प्राइस कंट्रोल है कि आप 2 रुपए से महंगी इस टेबलेट को नहीं बेच सकते। पैरासीटामोल की टेबलेट आप मैक्सिमम 2 रुपए की बेच सकते हो। लेकिन जब पैरासीटामोल की टेबलेट को विटामिन सी की टेबलेट के साथ मिला के एफडीसी बनाया जाएगा ना, उस पर कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। उसको फिर ड्रग मैन्युफैक्चरर 10 रुपए में भी बेच सकते हैं, 20 रुपए में भी बेच सकते हैं। तो प्राइस कंट्रोल से बचने के लिए बहुत बार फार्मा इंडस्ट्री एफडीसी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कई बार ना सिंगल जेनरिक ड्रग्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ी बड़ी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो एफडीसी बनाती हैं और उसमें अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए जा सके। और फिर एक रीजन ये भी है, ये हमारे देश में ड्रग रेगुलेशन का दुर्भाग्य भी है कि हमारे देश में ना फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली जो ड्रग्स है ना, इन ड्रग्स की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं है। देखो क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, तो फायदा है ना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। फिर तो क्वालिटी फेल होने का खतरा बहुत कम है। मार्केट में ड्रग्स लाएंगे, कुछ भी ले आए, क्वालिटी को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड्स तो है ही नहीं, तो फिर क्वालिटी फेल होने का डर ही नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज हमें रोकेंगी नहीं कि आपकी क्वालिटी खराब है। कुछ डेटा भी दिया जाता है इसके बाद आर्टिकल में। 2020 में देखो 60.5% जो एंटीबायोटिक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स बेची गई ना, वो अनअप्रूव्ड थी, यानी बिना अप्रूवल के बेची गई। और उससे भी ज्यादा दुख वाली बात यह है 9.9% एफडीसी वाली ड्रग्स तो ऐसी बेची गई जो बैन थी, सरकार ने बैन कर रखा था, फिर भी वो बेची गई। क्यों बेची गई उसके रीजंस भी हैं। देखो लगातार जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स है ना, वो रूल्स को तोड़ती हैं। डीसीजीआई एक बॉडी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अभी ड्रग को अप्रूवल नहीं मिला। इस बॉडी ने अभी ड्रग्स को क्लियर नहीं किया। उससे पहले ही स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो है मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दे देती है पैसे लेके कि हां आप ड्रग को मैन्युफैक्चर कर लीजिए। भैया आप इंतजार तो कीजिए डीसीजीआई से अप्रूवल मिलने का, तभी किसी मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दीजिए ना उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कुछ ड्रग्स को बैन भी कर दिया जाता है, कुछ एफडीसी वाली ड्रग्स को बैन भी कर दिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सिमिलर ड्रग्स को फिर से मार्केट में लेके आ जाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, मतलब जो ड्रग बैन हुई है उसी का अल्टरनेटिव। इस मामले में देखो जुडिशरी की भी कुछ गलती है। जैसे देखो एक हाई कोर्ट ये कहती है डीसीजीआई ने जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली ड्रग को बैन किया है ना,
अंडर सेक्शन 26A के अंतर्गत वो सही है, जबकि दूसरी हाई कोर्ट कह देती है कि DCGI ने जो बैन किया है FDC वाली ड्रग को वो गलत है, ये इसकी जुडिक्शन से बाहर है। तो जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी की वजह से भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस नहीं हो पा रही है। इस वजह से हो क्या रहा है, FDC वाली ड्रग्स पेशेंट्स बहुत कंज्यूम हो रहे हैं, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अलार्मिंग चीज देखो ये भी है, कई दशकों से ये FDC की प्रॉब्लम जो है वो चली आ रही है, बट हमारे देश में जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, ड्रग को रेगुलेट करने वाली बॉडीज, वो इस समस्या को टैकल करने में पूरी तरह से असक्षम साबित हुई हैं। तो अब सरकार को इस इशू को लेकर सीरियस होना चाहिए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से देखो 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। लास्ट में ये समरी है आपके लिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, पॉपुलेशन 400 मिलियन से 800 मिलियन हो जाएगी, हमें हर साल 4,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी सिर्फ है 1,30,000 करोड़ की। और जितना पैसा मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज को वो भी ये यूज़ नहीं कर पाती, प्रॉपर्टी टैक्स का पोटेंशियल फुल्ली यूज़ नहीं कर पाती, जितना सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पैसा खर्च होता है उसका बहुत कम रिकवरी हो पाता है। तो 4 सजेशंस राइटर ने दिए थे। पहले तो वो जनरली बोल देते हैं कि अपना म्यूनसिपल बॉडीज़ को एम्पावर करो ताकि वो म्यूनसिपल बॉन्ड वगैरह से पैसा इकट्ठा कर सकें। फिर उनके 4 सजेशन ये है, सबसे पहले आप ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन बनाओ, पहले प्रोजेक्ट प्रिपेयर करो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करो, और फिर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगो, पहले नहीं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, लैंड वैल्यू कैप्चर यूज़ करो, मतलब लैंड पड़ा होता है सिटीज़ के पास में, उसका यूज़ करो पैसा कमाने के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं। फिर हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था लेटरल एंट्री से संबंधित की सरकार ने कोशिश की लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई रिजर्वेशन को लेके। पहले ये चीज़ होती थी लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, सरकार रिस्क नहीं लेगी दोबारा से लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट की। तो एक चीज़ ये होना चाहिए, कैपेबिलिटी डेवलप करो सिविल सर्वेंट्स की। पहला कंपोनेंट 4 कंपोनेंट देते थे वो, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, इंटीग्रेटेड मॉडल, जिसमें ना पहला वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पहले आप रिसोर्स मैपिंग करो, लॉन्ग टर्म में ये सोचो कि कितने ऑफिसर चाहिए, कितने एक्सपर्ट चाहिए किस डिपार्टमेंट में। फिर संस्थानों के साथ में MOU साइन करो, जैसे IIM IIT है, वहाँ पे अपना इंडस्ट्री पार्टनर से भी फैकल्टी जो एक्सपर्ट्स हैं वो विजिट करें एज ए फैकल्टी। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी रिग्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे वाली पोस्टिंग के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई कर दें। और फिर सबसे लास्ट में स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो एक्सपर्ट बन गया फिर उसको उसी डोमेन में पोस्टिंग दी जाए। बेनिफिट काफ़ी होंगे, गवर्नेंस मजबूत होगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मजबूत होगी, इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होगी, मोनोटोनी ख़त्म होगी, और डेडवुड मतलब ऐसे सिविल सर्वेंट जो काम ही नहीं करते वो ख़त्म होंगे। तो ये सारे फायदे होंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स का आंसर आपको देना है 15 मार्क्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।